Hello students, today we are going to start the miscellaneous exercise of set. miscellaneous exercise की कुछ important problems को आज हम लोग discuss करेंगे और next turn पे exemplars की कुछ problems हम लोग consider करेंगे. तो now we are going to start the miscellaneous exercise of chapter number 1, that is set. The question number 1 is, there are three sets. Set A is a collection of x such that x is a real number and which satisfy this equation. B consists of three elements 2, 4, 6, and C is a set of even numbers, and D is a singleton set consisting of only one element 6. Now in this question you have to find which set are the subset of one another, means which set is a subset of another set, or you have to decide, or you have to find which is the smallest set and which is the largest set in the given set. So set A is a collection of x, which is x is a real number and this satisfies this equation, x square minus 8x plus 12 equal to 0. By splitting the middle term, we will get x minus 2 and x minus 2 into x minus 6 equal to 0. So this will give the value of x 2 and 6. तो सेट A में हमारे दो एलिमेंट हो जाएंगे 2 and 6, और B में जो है तीन एलिमेंट है 2, 4 and 6, और C में C जो है वो इवन नंबर्स का कलेक्शन है, और D में सिर्फ एक एलिमेंट है 6. तो यहां पे स्मॉलेस्ट सेट जो है वो हमारा A है, फिर स्मॉलेस्ट सेट जो है वो D है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और D is a subset of A which consisting of two element 2 and 6, and A is a subset of B which consists of three element 2, 4 and C, and B is a subset of C which is a collection of odd number. So we can say that D is a subset of A which is a subset of B and which is also a subset of C. तो यहाँ पे जो D है हमारा वो स्मॉलेस्ट सेट हो जाएगा और C जो है वो लार्जेस्ट सेट हो जाएगा. Now next we have to consider the question number 8. In this question we have to prove two parts. In the first part we have to prove that A is equal to A intersection B union A minus B, and A union B minus A is equal to A union B. So first we will consider the first part. Show that A is equal to A intersection B union A minus B. तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम सेट थ्योरी की एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, दिस इज इक्वल टू A यूनियन B intersection A union C, and the second property is A intersection B union C, this is equal to A intersection B union A intersection C. First property is called distribution of union over intersection, क्योंकि यहां पे यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन है. A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, और सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरसेक्शन का. A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है उसका लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी को हम जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये और ये सेट ए है और ये सेट बी। तो अब ये जो शेडेड रीजन है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ए माइनस बी को जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेट ए हो गया और बी को छोड़ के जितना पार्ट होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और दोनों का इंटरसेक्शन ए माइनस बी होगा। तो अब ए माइनस बी की जगह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो दो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है, सेकंड प्रॉपर्टी की जो राइट हैंड साइड है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम यूनियन लें तो वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट, यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए और यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा सेट ए के बराबर हो जाएगा। दिस इज अवर राइट हैंड साइड, या हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लिया था, तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट जो हमको प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो सेकेंड पार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए यूनियन बी माइनस ए, और अभी हमने ये प्रूफ किया है कि बी माइनस ए को हम जो है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें हम ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए यूनियन बी के ही बराबर आएगा। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी देन इट डजंट एम्प्लाई दैट सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि सेट बी जो है वो सेट सी के बराबर ही हो। इसके लिए जैसे हम कंसीडर कर लें, लेट सेट ए इज 1 2 3 4 5 6 and set B is 2 3 4
and set C is 2 3 4 5। तो अब यहां पे हम अगर A इंटरसेक्शन B निकालें, A इंटरसेक्शन B का मतलब वो एलिमेंट जो A और B में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B जो है, सेट A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 3 एंड 4 है। इसी तरीके से अगर हम A इंटरसेक्शन C निकालें तो A इंटरसेक्शन C का मतलब वो एलिमेंट जो A और C दोनों में कॉमन है। तो A और C में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 3 4 एंड 5 है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, इनके जो A इंटरसेक्शन B will be 2 3 4 and A intersection will be 2 3 4 5। तो यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शंस की जो वैल्यू है हमारी A इंटरसेक्शन B, इट इज 2 3 4 एंड B इंटरसेक्शन C इज ऑल्सो 2 3 4। B और C में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 3 4 है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों सेम आ रहा है, लेकिन सेट B जो है वो C के इक्वल नहीं है। तो दिस ऑल्दो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, बट दैट डज नॉट इंप्लाई दैट B इज इक्वल टू C। इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेन डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में दो सेट हमारे A और B हैं। दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B, और एक तीसरा सेट हम C इस तरीके से मान लें, दिस इज द सेट C। ये सेट C है हमारा। तो स्टूडेंट यहां पे A और B का अगर इंटरसेक्शन हम लें तो ये आएगा, और A और C का इंटरसेक्शन लें तो वो भी यही आएगा। तो इस वेन डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों सेम है, लेकिन सेट B जो है वो सेट C के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स A B and C such that A intersection B intersection C and A intersection C are non-empty, then show that it may be possible that A intersection B intersection C will be a null set। मतलब तीन सेट है और वो सेट इस तरीके से है कि A intersection B is not null set, B intersection C is not null set, and A intersection C is also a not null set. Then you have to show that it is possible that the intersection of A, B and C can be a null set. So it is given in the question that A intersection B is not a null set। हम यहाँ पे तीन सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे तीन सेट है। A और B का इंटरसेक्शन अगर नल सेट नहीं है तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन B। फिर इसके बाद B इंटरसेक्शन C इज नॉट ए नल सेट, तो वो ये पोर्शन हो गया। और इन द सेम वे A इंटरसेक्शन C इज नॉट ए नल सेट, तो वो ये पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे दो दो सेट के इंटरसेक्शंस जो हैं वो नल सेट नहीं है, यानी दो दो सेट अगर लें तो उनका इंटरसेक्शन आ रहा है, लेकिन अगर तीनों सेट को एक साथ हम ले लें तो उनमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है। तो इस डायग्राम के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इन दिस वेन डायग्राम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज ए नल सेट, ऑल्दो A इंटरसेक्शन B इज नॉट ए नल सेट, B intersection C is not a null set, A intersection C is not a null set, but A intersection B intersection C is a null set। इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफी, 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Means you have to find the number of the students who are taking neither tea nor coffee. There are 600 students in the class, or there are total 600 students. Out of 600, 150 students take tea, 225 students take coffee, and 100 students take tea and coffee both. इसका मतलब क्या हो गया, जो 150 स्टूडेंट हमारे टी ले रहे हैं उनमें से 100 स्टूडेंट जो है वो टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं. इसका मतलब 150 में से 100 जो है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, यानी 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो कॉफी ले रहे हैं, दे आर टेकिंग ओनली टी. फिर इसी तरीके से 225 स्टूडेंट कॉफी ले रहे हैं, और 225 में 100 ऐसे हैं स्टूडेंट जो टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं. इसका मतलब 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी ले रहे हैं. तो अब पहले इसका हम यूनियन फाइंड करें. टी यूनियन सी विल बी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन टी, दिस इज इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सी minus number of the element in their intersection. Putting the value 150 plus 225 minus 100. So this value will be 275. इसका मतलब 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी कॉफी या दोनों ले रहे हैं. अब हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नाइदर टेकिंग टी और नॉर कॉफी, ये हमें फाइंड करना है. तो ये इसका मतलब हो गया जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे उनमें से वो स्टूडेंट हम माइनस कर दें जो टी या कॉफी या दोनों ले रहे हैं, यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन देयर यूनियन. तो 600 minus 275 and this will give 325. तो 325 ऐसे स्टूडेंट हैं who were taking neither tea nor coffee. Now next is question number 15. Question number 15 is this: in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 is read newspaper T, and 26 read newspaper I. 9 reads both newspaper H and I. 11 read H and T. 8 read T and I, and there are three persons read all the 3 newspaper, means their intersection is 3. So in a first part you have to find the number of the people who read at least one of the newspaper. In a first part you have to find the number of the people who read at least one of the newspaper, means they either read the newspaper H or T or I, means you have to find the union of H, T and I. ये 3 एलिमेंट है, इनका यूनियन हमें फाइंड करना है, और इसका फार्मूला हमें पता है. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन I माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ H एंड I माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ H एंड T माइनस number of the element in intersection of T and I plus number of the element in intersection of all the 3. Now putting the value 25 plus 26 plus 26 minus 9 minus 11 minus 8 plus 3.
So after calculating this, after the calculation we will get 52. तो 52 ऐसे पर्सन हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ द पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब हुआ हमें वो पीपुल कंसीडर करने हैं जो सिर्फ एच को रीड कर रहे हैं या केवल टी को रीड कर रहे हैं या केवल आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो शेडेड रीजन है हमको ये फाइंड करना है. तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे सेकंड पार्ट में. नंबर ऑफ द पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन. इसके लिए फार्मूला होगा हमारा एन एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द इंटरसेक्शंस एच इंटरसेक्शन आई माइनस आई इंटरसेक्शन टी माइनस एच इंटरसेक्शन आई प्लस 2 times number of the element in intersection of H, T and I. अब यहां पे वैल्यू हम पुट करें अगर तो 52 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 2 टाइम्स 3 और सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 29. यानी 60 में से 29 ऐसे लोग हैं जो या तो एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट्स अभी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सेट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज की करी. असाइनमेंट में इसी एक्सरसाइज को आपको करना है और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एग्जाम्पलर्स की कुछ प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर की दे रखी हैं. यानी सेट पे बेस्ड एग्जाम्पलर्स की प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंसीडर करेंगे.